जय हिंद दोस्तों। राष्ट्रीय एकीकरण चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक की इसका परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाले क्या क्या कौन कौन से कारक हैं ये पढ़ेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कौन कौन से खतरे हैं ये पढ़ेंगे। राष्ट्रीय खतरों के कौन कौन से प्रकार हैं और राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे और दो टॉपिक है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कौन कौन से गुण हैं, मुख्य गुण कौन कौन से हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत हम आज इसे भी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्टडी पॉइंट एनसीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको यहाँ पर एनसीसी की क्लासेस हफ्ते में सिर्फ 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 7 बजे चलाई जाती है। यहाँ पर चैप्टर बाई चैप्टर और टॉपिक वाइज एनसीसी क्लासेस चलाई जाती है और उसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। इसलिए एक स्टडी पॉइंट एनसीसी यूट्यूब चैनल पर आप होने वाली सभी क्लासेस को देखना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दें जिससे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। परिचय, पहला टॉपिक था परिचय। तो राष्ट्रीय एकता का परिचय देखिए, यहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के भाषा बोलने वाले हैं, बंधे हुए हैं। तो इसलिए भारत जो है एकता में बंधा हुआ है। इसलिए भारत विभिन्नताओं का देश है। विभिन्नताओं का देश है। ये सभी एक दूसरे से अटैच है, इसलिए भारत विभिन्नताओं का देश है। इसीलिए भारत को विभिन्नताओं का देश कहा गया है। दूसरा टॉपिक था राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाले निम्नलिखित कारक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जातिवाद है, जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाले कारक जातिवाद हो जाएगा। यहाँ पे सांप्रदायिकता हो जाएगा, भाषाई कट्टर हो जाएगा, सामाजिक विषमताएं हो जाएगी, आर्थिक समानता हो जाएगा, क्षेत्रवाद हो जाएगा, सांस्कृतिक पहलू हो जाएगा, राजनीतिक इरादा हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है शिक्षा का अभाव जो होता है वो भी इसमें भाग ले लेता है। आदिवासी भाषण हो जाएगा, भ्रष्टाचार और चरित्र की कमी हो जाएगी। ये सभी जो है एकता की भावना में बाधा डालते हैं। ये जितने भी हैं एकता की भावना में बाधा डालते हैं। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज ऐसे लिखना है। अगर आप इसे लंबा करके लिखेंगे तो आपका टाइम बहुत कम रहता है वहाँ पे एग्जाम के लिए, लेकिन आपको पॉइंट वाइज वहाँ पे आंसर देना है और वहाँ पे पॉइंट वाइज आंसर देने से भी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और कम शब्दों में उन्हें ज़्यादा समझ में आता है। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है, इन सब समस्याओं के बावजूद भी भारत एक अखंड और विकसित देश के रूप में उभर रहा है। ये जितने भी समस्याएं हैं, जातिवाद हो गया, सांप्रदायिक, भाषाई कट्टर, सामाजिक विषमताएं, ये जितने भी हमारे बाधा है, इतने बाधा को होते हुए भी हमारे भारत एक अखंड और विकसित देश के रूप में उभर रहा है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य उपाय क्या क्या हैं। तो राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने के लिए उपाय तो बहुत है। तो यहाँ पे उसमें पहला उपाय आ जाएगा एकीकरण का दर्शन। जो एकीकरण होता है उसके मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तो कई जगह से लोग आते हैं और किसी एक धर्म का होता है, कुछ भी ऐसे होता है तो उसकी पूजा करते हैं, उसमें अपना मन लगाते हैं। तो एकीकरण का दर्शन हो जाता है, सभी लोग एक जगह पे आके अपना दर्शन करते हैं। तो ये भी एक राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हो गया। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक तथा एकीकरण करने के रूप में। तो सांस्कृतिक और एकीकरण दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। संस्कृति है तो संस्कृति हमारा एक दूसरे से मिलेगा तभी होगा। और यहाँ पे चौथा पॉइंट हो जाता है राजनीतिक की भूमिका। राजनीतिक की भूमिका जो है वहाँ पे सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। कोई भी भड़काऊ भाषण वो धर्म के विरुद्ध वैसे कुछ भाषण नहीं देना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए। किसी बड़े मंच पे जा रहे हैं तो उन्हें राष्ट्रीय एकता की भावना को बताना चाहिए। तो यही है राजनीतिक की भूमिका। तो अगला पॉइंट इसमें कहा जाएगा आर्थिक एकता। आर्थिक एकता जो है हमें कहीं पे आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर रहती है तो वहाँ पे केंद्र सरकार की वजह से वहाँ पर मदद मिलती है। तो वही हमें सब कुछ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अगर कोई राज्य हो गया या कोई भी कहीं से भी हो गया तो अगर वो आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो उसे हमें सहायता करनी चाहिए। और यहाँ पे सरकार भी सहायता करती है और हमें भी सहायता करने की ज़रूरत है। तो हमारी आर्थिक एकता है वो दूर हो जाएगी, हमारा आर्थिक एकता बना रहेगा। दूसरा है, अगला पॉइंट है व्यक्तियों की गरिमा को समझना चाहिए। हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सभी को समान रूप से
उन्हें आदर भाव करना चाहिए। अगला पॉइंट है सामाजिक व आर्थिक सुधार। अपने समाज और आर्थिक जो हमारी है उसे सुधारना चाहिए। समाज में कोई भी कुरीतियाँ हो रही है, जैसे दहेज प्रथा हो गया और भी बहुत सारे ऐसे हैं, उसे हमें दूर करना चाहिए। अगला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा का हमें विस्तार करना चाहिए, हमें प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों जो भी है उन्हें हमें शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट होता है भावनात्मक एकता। अपने भावनात्मक एकता को विकसित करना चाहिए। किसी दूसरे के प्रति ज़्यादा गुस्सा होकर नहीं बात करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, अपनी भावनाओं को उनको बताना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट होता है राष्ट्रवाद और देशभक्ति। राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति देशभक्ति रहनी चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति एकजुट होना चाहिए। यही है राष्ट्रवाद और देशभक्ति। उसके बाद मीडिया का अगला पॉइंट है मीडिया का उचित उपयोग। मीडिया जो भी है वो सकारात्मक बात दिखाए, अगर अच्छे बातें दिखाएं तो मीडिया भी बहुत एक अहम रोल अपना प्ले कर सकती है। पर आज की मीडिया बहुत कम ऐसे हो गई है जो कि सकारात्मक बातों को दिखाती है, पर इन्हें भी इस पे जोर देना चाहिए। अगर मीडिया हमारे साथ पर हो गई तो समस्याएं बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है राजनीतिक और प्रशासनिक उपाय। राजनीतिक और प्रशासनिक उपाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनेता ही एक अपना अहम रोल प्ले करते हैं। राजनेता जो होते हैं वो बहुत ही अपना अहम रोल प्ले करते हैं। ये कोई भी संदेश बहुत जल्दी सभी के पास पहुंचा सकते हैं। और एक प्रशासन जो है वो प्रशासन भी अपना बहुत अच्छे से काम करती है। तो चलिए इसके बाद अपना देखते हैं। अगर आपने AK स्टडी पॉइंट NCC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्द से जल्द लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ये है, वहाँ पे जल्द से जल्द दबा दें। यहाँ पे आपको NCC टॉपिक वाइज क्लासेस चलाई जाती है। आप वहाँ पे अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे जो है, वहाँ पे NCC टॉपिक वाइज क्लास का प्लेलिस्ट है। वहाँ पे आप जाके टॉपिक वाइज सभी क्लासेस देख सकते हैं। ऑनलाइन चलाई जा रही है वो बिल्कुल फ्री में। इसका PDF भी आपको इस क्लास का या जो भी क्लास चलता है उसके PDF उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और यहाँ पे NCC न्यू भर्ती क्लासेस भी चलाई गई है। जो NCC न्यू भर्ती होती है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं आपको अगर पढ़ना है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हैं अगर ये टॉपिक वाइज सब क्लास देख लेते हैं और उसका नोट्स बना लेते हैं। आपको तो नोट्स बना के PDF में मिल ही जाता है, पर आप नोट्स बना के अपने खुद से पढ़ लेते हैं तो पक्का आपका अगर B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट का एग्जाम दे रहे हैं तो A ग्रेड या B ग्रेड तो पक्का ही आ जाएगा। C ग्रेड का तो बात ही नहीं करें, A ग्रेड या B ग्रेड तो पक्का ही आ जाएगा। तो इसलिए चलिए आगे देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारे लिए कौन कौन से खतरे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके आंतरिक और बाहरी खतरे हमारे देश के लिए देश की एक चुनौती दे रहे हैं। जैसे कि इसका कहने का मतलब ये है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो तो अपने आप में वृद्धि कर रही है, पर जो आंतरिक और बाहरी खतरा है वो हमारे देश के लिए एक चुनौती बन गई है कि अगर हमारा देश तरक्की कर रहा है तभी भी उसको अपना देश के अंदर से भी डर लगा रहता है और देश के बाहर से जो आतंकवादी आते हैं उसका तो डर लगा ही रहता है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये दो महत्वपूर्ण पहलू है, आंतरिक और बाहरी खतरे। आगे इसको पढ़ेंगे हम, आंतरिक और बाहरी खतरे क्या क्या हैं। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत देखते हैं क्या आता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा वह सुरक्षा है जो अपनी सीमाओं के भीतर की जाती है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो अपनी सीमाओं के भीतर ही की जाती है। और ये जो दूसरा टॉपिक है बाहरी सुरक्षा, ये देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा बाहरी सुरक्षा से इस हद तक अलग है कि बाहरी सुरक्षा किसी भी देश के द्वारा किए गए आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा करती है। बाहरी सुरक्षा पूरी तरह से देश के सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी है। जो बाहरी सुरक्षा है वो अपने जितने भी आर्मी वाले हैं, सशस्त्र बल हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी दी जाती है। यहाँ पे देखिए खतरे का वर्गीकरण। अगला पॉइंट है खतरे का वर्गीकरण। खतरे को दो वर्गों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से खतरे हैं? तो एक है आंतरिक तथा ये है आंतरिक खतरा जो है आंतरिक सुरक्षा, और एक बाहरी सुरक्षा। आप लोगों ने पढ़ा था अभी ऊपर आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की परिभाषा आपने पढ़ी थी। क्या होता है आंतरिक सुरक्षा? जो देश के अंदर ही होते हैं, और बाहरी सुरक्षा जो देश के बाहर से आक्रमण होते हैं उससे ये सुरक्षा करती है। जो आंतरिक सुरक्षा होती है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये संचालित की जाती है। जितनी भी आंतरिक सुरक्षा है वो उसका हेड जो होता है वो गृह मंत्रालय के द्वारा ही उसे देखा जाता है, और वही ऑर्डर देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, जो कि पुलिस विभाग इसमें काम करती है। गृह आंतरिक सुरक्षा में पुलिस जो भी है, पुलिस प्रशासन जो भी है ये कार्य करती है। और बाहरी जो सुरक्षा है, ये बाहरी सुरक्षा है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो रक्षा मंत्रालय में आर्मी हो गया, जैसे आर्मी हो गया, ये सब बाहरी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। और बाहरी सुरक्षा
सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी भी होती है कि वो इसे बचा के रखें, बाहरी सुरक्षा से होने वाले कोई भी अटैक को रोक के रखें। तो अगला पॉइंट है आंतरिक खतरा। जो हमारे देश के अंदर जो खतरे हैं वो देखेंगे आप। तो यहाँ पे थोड़ा मिटा दूं मैं, आंतरिक खतरा। अब हमारा अगला पॉइंट है आंतरिक खतरा। तो ऐतिहासिक और गैर ऐतिहासिक दोनों तरह के खतरों के कारण जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्याएं करते हैं, कुछ मूल कारणों को आइए देखते हैं हम। जो आंतरिक और गैर ऐतिहासिक दोनों तरह के खतरे हैं उसे हम आइए देखते हैं। तो जैसे हो गया आंतरिक खतरा में गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, असमान विकास हो गया, अमीर और गरीब के बीच बढ़ते अंतर हो गए, शासन की विफलता हो जाती है, बढ़ते मतभेद हो जाते हैं। ये सभी जो है आंतरिक खतरा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अगर गरीबी रहती है तो हमारी आंतरिक खतरा है, बेरोजगारी है, ये सभी आंतरिक खतरे हैं जो भी है। विभाजनकारी जो है, जो राजनेता हो गए ऐसे वो सभी हैं। उसके बाद असुरक्षित सीमाएं हो गई, यहाँ पे हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है। ये जो सभी हैं वो किसके क्या है, आंतरिक खतरा। आंतरिक खतरा हमें इन्हीं लोग से ज़्यादा रहता है। जो आंतरिक खतरा है ये सब इनके वजह से आंतरिक खतरा में रहता है। बाहरी जो खतरे होते हैं वो देखिए क्या होता है, देश के बाहर से होने वाले खतरे को हम बाहरी खतरा कहते हैं। जो हमारे देश के बाहर से जो खतरा होता है, आतंकवादी हो गया, जैसे सीमा पार से जो खतरा हो गया वो हमारे बाहरी खतरे में आ जाते हैं। तो और एक है हमारा जिहादी आतंकवाद। एक तो हो गया सीमा पार से खतरा और दूसरा हो गया जिहादी आतंकवाद। जितने भी आतंकवादी है उन्हें सीमा पार से इनसे भी हमें डर लगा रहता है। तो यहाँ पे हमारी सेना मदद करती है हमारी, पर कई आतंकवादी ऐसे होते हैं जो घुसपैठ करके घुस जाते हैं और कई तो वहाँ पे सीमा पे ही मर जाते हैं, हमारे जवान मार देते हैं उन्हें। अगला हमारा देखते हैं जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुख्य गुण। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुख्य जो गुण है या गुण को देखते हैं हम। यहाँ पे पहला पॉइंट है सुरक्षित क्षेत्रीय अखंडता और अंतरिक्ष संप्रभुता की रक्षा। जो सुरक्षित क्षेत्रीय अखंडता है, अंतरिक्ष संप्रभुता की रक्षा, घरेलू शांति बनाए रखना। तीसरा है कानून व्यवस्था की व्यापकता। चौथा कानून का वर्चस्व और समानता। देश के कानून की सभी की रक्षा करनी चाहिए चाहे वह किसी भी स्थिति का हो। चौथा है संविधान द्वारा गारंटी के रूप में लोगों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सांप्रदायिक सौहार्द। तो यही है, बस इतना। अगला देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत। हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके क्या क्या सिद्धांत है, तो क्या क्या करना चाहिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल होते हैं, जिसमें पहला है राजनीतिक, दूसरा है सामाजिक तथा आर्थिक, तीसरा शासन, पुलिस और सुरक्षा बल, केंद्र राज्य सम्मान, चौथा है बुद्धिमत्ता, पांचवा है सीमा प्रबंधन और चौथा है साइबर सुरक्षा। जो साइबर सुरक्षा है इस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है तो वहाँ पे साइबर सुरक्षा हम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए और सरकार भी ध्यान दे रही है, पर हमें अपने से बच के रहना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये पीडीएफ जो मिलेगी, जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको वहाँ से डायरेक्ट वीडियो पे अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट इस वीडियो पे आ जाएंगे। तो मैं आपको जाते एक बार फिर से बोल दूँ कि आपने अभी तक एक स्टडी पॉइंट एनसीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दें, जिससे आपको एनसीसी की सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या आपने अभी तक AK स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।